नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम पार्ट फिफ्थ को देखेंगे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा बेसिकली पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा था उसका। ठीक है। इसके पहले हमने लगभग 4 पार्ट को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने बेसिकली वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है, जैसे वेरियस सब्जेक्ट्स के लेक्चर को, लाइक पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अभी साइंस एंड टेक का चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाइए, देखिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला आपके लिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला, विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। रिसेंट डेवलपमेंट जो साइंस में हुआ है बेसिकली, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, और इसमें बताना हमें कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट बोला है, फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। बोला जो फंक्शनल क्रोमोसोम्स है बेसिकली, उसको क्रिएट किया जा सकता है ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड क्या बोला, पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज। जो आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए जो होते हैं उसको क्रिएट किया जा सकता है लेबोरेटरीज में, बेसिकली उसके पीसेस को। ठीक है। थर्ड वाला क्या बोला है, ए पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड लिविंग सेल इन लेबोरेटरी। Piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside living cell in laboratory। ठीक है। डी क्या बोल रहा है, सेल टेकन आउट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिशेस। देखो, अगर इसमें देखें तो बी सही है, सी सही है, डी सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, तो इसमें पूछा नॉट करेक्ट, तो हमारा ए सही होगा। क्योंकि जो फंक्शनल क्रोमोसोम्स है ना, उसको हम क्रिएट ही नहीं कर सकते यूजिंग डीएनए टेकन फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज के सेल्स हैं बेसिकली, जो फंक्शनल क्रोमोसोम्स है बेसिकली, उसको हम नहीं क्रिएट कर सकते। समझ रहे हो? हाँ, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बट जो फंक्शनल क्रोमोसोम्स है बेसिकली उसको नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा सही होगा। ठीक है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि कंबाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स acquired from the cell of different species cannot result in creation of functional chromosomes। ठीक है, फंक्शनल क्रोमोसोम्स नहीं क्रिएट हो सकता, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा करेक्ट था, थर्ड करेक्ट था, फोर्थ करेक्ट था। ठीक है, आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू इयर्स, व्हाई। जो आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी है बेसिकली, अगर देखें तो रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लिया है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज, इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। फोर्थ क्या बोला, इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट दैट आर रेसिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस। बताओ क्या होगा इसका आंसर। पहले आरएनए इंटरफेस क्या होता है। देखो, आरएनए इंटरफेस एक नेचुरली सेलुलर प्रोसेस है बेसिकली, जिसमें जो स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे सी आरएनए ले सकते हो, फिर उसके बाद एम आई आरएनए ले सकते हो, ये सब साइलेंस कर देते हैं बेसिकली, या फिर आप बोल सकते हो रिड्यूस कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक जीन। ठीक है, साइलेंस कर देते हैं या फिर रिड्यूस कर देते हैं बेसिकली जो एक्टिविटी होता है एक स्पेसिफिक जीन का, बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मेकिंग प्रोटीन। ठीक है, जो क्या है बेसिकली स्पेसिफिक जीन का जो एक्टिविटी है उसको साइलेंट कर देते हैं। कैसे? उनको प्रोटीन बनाने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आरएनए इंटरफेस था। इसका यूज देखें तो बेसिकली इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज, फर्स्ट सही है। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जी हाँ, ये भी सही है हमारा। थर्ड बोला है, इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। देखो यार, इसी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज नहीं किया जा सकता। जो आरएनए इंटरफेस है इसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज नहीं किया जा सकता, तो थर्ड वाला हमारा गलत होगा। फोर्थ कर रहा है, फोर्थ क्या बोला है, इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट दैट आर रेसिस्टेंट टू वायरल पैथोजन, जी हाँ, इसमें यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ए विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है हमारा। ठीक है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि आरएनए इंटरफेस कैन नॉट बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। ठीक है, चौथा हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया।
जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हो रहे हैं बेसिकली माइक्रोबियल पैथोजन में, बेसिकली उसको बताना है क्या रीजन है उसका। फर्स्ट बोला जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपुल। अरे देखो, जेनेटिक जो प्री डिस्पोजिशन होता है मतलब जेनेटिक ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। मल्टी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस उसमें उसकी वजह से नहीं होता बेसिकली, तो ये हमारा गलत होगा। टेकिंग इनकरेक्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर डिजीज, जी हाँ ये सही होगा। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है, ये हमारा यूजिंग एंटीबायोटिक्स बेसिकली लाइव स्टॉक में जो हो रहा है उसकी वजह से भी ये होता है, ठीक है। मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल, देखो जो मल्टीपल क्रोनिक डिजीज होता है बेसिकली AMDR का रीजन नहीं है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट का रीजन नहीं है, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो दूसरा तीसरा सही है हमारा, तो आप देख सकते हो बी विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज ए जेनेटिक ट्रेट दैट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल फैक्टर many influence the potential phenotypic development of an individual organism within the species and community। जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है वो अनरिलेटेड है जेनेटिक टेंडेंसीज से, ठीक है। बेसिकली तो इसी वजह से हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट था, दूसरा करेक्ट था, चौथा तीसरा करेक्ट था, चौथा इनकरेक्ट था क्योंकि मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इज इन पीपल इज नॉट द रीजन ऑफ MDR, ठीक है। व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज। Cas9 प्रोटीन है बेसिकली हमें न्यूज में देखने को मिलता है, क्या है एग्जैक्टली वो, तो यह एक मॉलिक्यूलर सीजर है। मॉलिक्यूलर सीजर है यूज इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, ठीक है, जीन एडिटिंग में यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। इसके बाद भी बहुत सारी सीजर्स हैं, तो ए विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो Cas9 enzyme function as a molecular seizure that can cut DNA and single guided RNA contain a sequence that can bind to DNA, ठीक है। Together the two component make up the gene editing tool। तो बेसिकली ये था, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हेपेटाइटिस बी वायरस is transmitted much like HIV. Hepatitis B, unlike hepatitis T, does not have vaccine. Globally, number of people infected by hepatitis B C virus are several times more than those infected by HIV. Some of those infected with hepatitis B and C virus do not show symptoms for many years. Not correct पूछा है। देखो, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है, नो क्योर। तो इसलिए हमारा बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है, देख सकते हैं यहाँ पे। देयर इज करंटली नो क्योर ऑफ हेपेटाइटिस सी। मेन स्टे ऑफ हेपेटाइटिस बी प्रिवेंशन इज द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है बट हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन नहीं है, इस वजह से हमारा वो गलत था। HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी can all be spread through unprotected sexual contact, contaminated syringe, infected bloods, ठीक है। बेसिकली इसके थ्रू कहीं ना कहीं फैलता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एफ्लिक्ट a far greater number of people than HIV infection does। बेसिकली हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी के जो इन्फेक्टेड नंबर्स हैं बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू HIV, तो इस वजह से हमारा सही था, ठीक है। अगर देखें तो नो क्योर हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एंड वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। LTE इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G, जबकि वोल्ट इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। थर्ड सेकंड क्या बोला है, LTE इज डाटा ओनली टेक्नोलॉजी, जो वोल्ट है बेसिकली इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो जो LTE है ना बेसिकली ये 4G के लिए है, 4G के लिए, तो यहाँ पे 3G दिया है तो ये गलत होगा। LTE इज डाटा ओनली टेक्नोलॉजी। देखो इसमें मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोला वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, तो ये हमारा गलत होगा। वोल्ट बेसिकली मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, वॉइस हो गया, वीडियो हो गया, फिर उसके बाद अदर भी डिफरेंट एप्लीकेशन है इसके, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी हमारा गलत होगा, क्योंकि दोनों सही नहीं है, ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो LTE है इसके लिए, 4G के लिए, ठीक है। वोल्ट इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टीमीडिया सब सिस्टम स्पेसिफिकेशन विच अनेबल अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू ऑपरेट सिमलेसली, ठीक है। वैरायटी ऑफ सर्विसेज को यह प्रोवाइड कराता है ताकि जो इसका ऑपरेशन है वो सिमलेसली हो सके, मतलब एक तरह से स्मूथली हो सके, कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह ना क्रिएट हो ऑन द नेटवर्क रेदर देन हैविंग ए स्विच टू डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर वॉइस एंड वीडियोस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, हमें उसको बताना है। क्या क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर इज, डिजिटल सिग्नेचर क्या है बेसिकली यहाँ पे करेक्ट बताना है।
एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट। एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो कि आइडेंटिफाई करता है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू किया हुआ है इसको, ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड क्या बोला, यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सेकंड क्या बोला, यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्व ऑन इंटरनेट। यूज टू सर्व एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। थर्ड क्या बोला है, एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड इंश्योरिंग दैट ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड। एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है बेसिकली, एक डॉक्यूमेंट को बेसिकली साइन किया जाता है ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो ओरिजिनल कंटेंट है बेसिकली वह अनचेंज्ड है, मतलब उसको चेंज नहीं किया गया। अब बताओ इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट वाला हमारा गलत है, क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं करता सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, इंस्टेड इशू किया जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ सिग्नर। बेसिकली जो आइडेंटिटी है सिग्नर का, जिसने सिग्नेचर किया है बेसिकली, उसकी आइडेंटिटी को बेसिकली वेरीफाई करने के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा इसे इशू किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड बोल रहा है यूज टू सर्व एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, गलत है भाई। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ऑफ साइनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और साथ ही साथ इसको भी इंश्योर करना कि जो ओरिजिनल कंटेंट है बेसिकली किसी डॉक्यूमेंट्स में वह अनचेंज्ड है, मतलब उसे चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि थर्ड वाला बस हमारा सही है। बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं करता सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, ठीक है। सेकेंड हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? देखो, डिजिटल सर्टिफिकेट्स इज नॉट यूज टू प्रूव द योर आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा सेकेंड वाला इनकरेक्ट था। थर्ड वाला, ए डिजिटल सिग्नेचर इज ए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर दैट कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। सेंडर की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट किया जा सकता है ऑफ मैसेज और सिग्नर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली जिसने साइन किया हुआ है। ऑल्सो इंश्योर द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ मैसेज ऑन द डॉक्यूमेंट्स दैट हैज बीन सेंड इज अनचेंज्ड, ठीक है। बेसिकली ओरिजिनल जो कंटेंट उसमें मेंशन्ड है उसको वो है अनचेंज्ड है, बेसिकली उसे चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी। वियरेबल टेक्नोलॉजी क्या होता है? बेसिकली जो हम लोग पहनते हैं, जैसे वॉच हो गया, ठीक है, एंड वेरियस अभी तो वेरिएबल आ गए, स्मार्ट रिंग्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज आर अकम्पेन्ड बाई वेरिएबल डिवाइसेस। करेक्ट बताना क्या क्या स्टेटमेंट दे रखा है। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, ठीक है। असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। बताओ वेरिएबल टेक्नोलॉजी से बेसिकली इसमें से क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। देखो, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, जी हाँ ये सही है हमारा, क्योंकि हम जो वॉच वगैरह पहनते हैं ना, उसमें अब तो जीपीएस वगैरह इंक्लूडेड होता है बेसिकली। इसके थ्रू कहीं ना कहीं हम लोकेशन जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ पर्सन, जी हाँ आप देखते ही होंगे बहुत सारे ऐसे वेरिएबल आइटम्स होते हैं जो कि बेसिकली ट्रैक कर सकते हैं स्लीप पैटर्न्स को, ड्यूरेशन को, क्वालिटी को मतलब जो क्वालिटी है स्लीपिंग का। फिर उसके बाद हार्ट रेट मॉनिटर्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें हेल्प करती हैं। तो दूसरा वाला भी हमारा करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट दूसरा वाला। थर्ड वाला, असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, ऑब्वियसली इसको भी कर सकता है। जो स्मार्ट हियरिंग एड्स हैं, अभी तो आ रहे हैं बहुत सारे स्मार्ट, मार्केट में बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हैं स्मार्ट हियरिंग एड्स, बेसिकली उसके थ्रू कहीं ना कहीं अम, यह भी हो सकता है, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर सेकेंड एंड थर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। Wearable are electronic technology or devices incorporated into items that can be comfortably worn on a body, ठीक है। मतलब आप कंफर्टेबली कहीं ना कहीं पहन सकते हो, बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं। These wearable devices are used for tracking information such as locations, sleep data, fitness track and real time basis on a real time basis बेसिकली, ठीक है। थर्ड वाला हमारा करेक्ट है कि टाइप ऑफ हियरेबल नोन एज हियरिंग एड इनहेंस नॉइज टू इम्प्रूव हियरिंग फॉर दोज हु हैव हियरिंग लॉस, ठीक है। तो ये था बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फॉर द मेजरमेंट
estimation of which of the following are satellites image remote sensing data can used। इसमें से हमें करेक्ट बताना है, मतलब किसके किसके लिए सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग डाटा यूज हो सकता है, हमें ये बताना है। पहला तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन। जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है बेसिकली वेजिटेशंस में, उसको कहीं ना कहीं ट्रैक करना, उसको पता लगाना कितना है उसमें उस क्लोरोफिल कंटेंट, ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन में, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन। जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है राइस की जहाँ खेती होती है वहां से, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है बेसिकली, उसको पता लगाया जा सकता है, ठीक है। थर्ड क्या बोला, लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन। जो लैंड सरफेस टेम्परेचर बेसिकली स्पेसिफिक लोकेशन का, उसको पता लगाया जाता है। देखो सैटेलाइट इमेज या रिमोट सेंसिंग डाटा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो थर्ड वाला हमारा सही लग रहा है। दिस इज 100% करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे मोबाइल फोन्स में आप देख ही रहे हो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना टेम्परेचर है, सब कुछ दिखा दे रहा है, ये सब उसी के थ्रू किया जाता है ना, तो थर्ड वाला तो सही है। सेकेंड बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द राइस पैडीज ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। देखो जो स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट सेंसर्स होते हैं ना, वो डिटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली गैसेस लाइक मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जहाँ जो बेसिकली राइस पैडीज से इमिट होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाला भी हमारा सही है। जो स्मार्ट स्पेशलाइज्ड बेसिकली सैटेलाइट सेंसर्स होते हैं वह सब ये सारी एक्टिविटीज को भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला बोल रहा है क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। ऑब्वियसली रिमोट सेंसिंग जो डाटा होता है बेसिकली जो यूज करते हैं स्पेक्ट्रल इमेजिंग, जो स्पेक्ट्रल इमेजिंग को बेसिकली यूज करते हैं, वह क्लोरोफिल कंटेंट को कहीं ना कहीं एस्टिमेट कर सकते हैं, बेसिकली उसका पता लगा सकते हैं, उसको उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला भी हमारा सही है, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट वाला करेक्ट है, क्लोरोफिल विल रिफ्लेक्ट मोर लाइट इन ग्रीन एंड नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम कंपेयर टू अदर वेवलेंथ, ठीक है। जब ग्रीन होता है बेसिकली ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, दिस इज व्हाई नियर इंफ्रारेड रेडिएशन इन कॉम्बिनेशन विथ ND6 is one of the primary remote sensing application in agriculture and environment, ठीक है। सेकंड बोला रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग मोर एक्यूरेट पैडी फील्ड डाटा, ठीक है। रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली काफ़ी एक्यूरेट में भी जो पैडीज बेसिकली पैडी फील्ड से जो नो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है उसको काफ़ी एक्यूरेट वे में कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर इज यूज टू एस्टिमेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन लाइक मीथेन इमिशन फ्रॉम राइस पैडीज, ठीक है। रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ठीक है, ये याद रहे, रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ठीक है। थर्ड वाला हमारा करेक्ट है, रिमोट सेंसिंग इज ए यूनिक वे ऑफ द लैंड सरफेस टेम्परेचर एट रीजनल एंड लोकल स्केल ग्लोबल स्केल, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल बिलियंस ऑफ लाइट्स ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, हमें बताना है। जैसे क्या हुआ, अभी साइंटिस्टों ने देखा बिलियंस ऑफ लाइट्स ईयर अगो, मतलब काफी दूर साइंटिस्टों ने देखा मर्जर होते हुए जो जाइंट ब्लैक होल्स थे, मतलब जो काफी ह्यूज, मतलब बहुत ज्यादा बड़े थे बेसिकली, ठीक है, उनका मर्जर देखा है। तो बोल रहा है इस ऑब्जर्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, स्टेटमेंट दे रखा है मैंने, इनमें से बताना करेक्ट वन, ठीक है। हिग बोसन पार्टिकल वर डिटेक्टेड, ये हमने देखा था हिग बोसन पार्टिकल क्या होता है, अपने क्वेश्चन इसमें भी था, ठीक है। सेकंड बोला ग्रेविटेशनल वेव वर डिटेक्टेड, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल थ्रू वोम होल वर वाज कंफर्म। डी बोला इट अनेबल्स द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल में जो ऐसे होता है ना, ऐसे 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 ऐसे, दिस इज सिंगुलैरिटी, बेसिकली इसको पता लगा, इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। देखो इसमें हमारा सेकंड वाला सही है, ग्रेविटेशनल वेव वर डिटेक्टेड, ठीक है। अगर ब्लैक होल्स जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे अवे बेसिकली अर्थ से मर्ज किए हैं, इससे क्या, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको देखें तो हमारा बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुआ है बेसिकली वहां पे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे LIGO डिटेक्टर्स डिटेक्टेड द फर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव,
प्रोड्यूस्ड बाय टू जाइंट मर्जर ब्लैक होल्स इन 2016। ठीक है, तो बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना करेक्ट वन। फर्स्ट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट a biological process to create a seed can be patented in India। एक जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है सीड को क्रिएट करने के लिए, उसको पेटेंट किया जा सकता है। प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड। ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं प्लांट वैरायटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। प्लांट की जो वैरायटीज है बेसिकली उसे पेटेंट नहीं किया जा सकता। फर्स्ट वाला बोल रहा है अकॉर्डिंग टू पेटेंट इंडियन पेटेंट एक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट सीड कैन बी पेटेंट इन। ये गलत हमारा, क्योंकि इंडियन पेटेंट एक्ट जो है ना बेसिकली उसके तहत कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है टू क्रिएट सीड और नॉट पेटेंटेबल। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्रिएट सीड को क्रिएट करने के लिए, उससे पेटेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मतलब बेसिकली प्रोसेस को हम पेटेंट नहीं कर सकते इंडिया में, अगर देखें तो इंडियन पेटेंट एक्ट के तहत। तो फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि इसने बोला है कि कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड बोल रहा है इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। देखो जिस टाइम पे क्वेश्चन आया था ना उस टाइम पे स्टेटमेंट हमारा गलत था, स्टेटमेंट हमारा गलत था। बट अभी प्रेजेंट में देखें तो स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसे 2021 में एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड को 2021 में एबॉलिश कर दिया गया। समझ रहे हो? तो इस वजह से हमारा उस दिन के अकॉर्डिंग, उस ईयर के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं यह गलत होगा। ठीक है, बट अभी फिर से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको मार्क्स सही करोगे, क्योंकि 2021 में इसे एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड वाला हमारा गलत है। थर्ड वाला प्लांट वैरायटीज और नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। जी हाँ, प्लांट वैरायटीज पेटेंटेबल नहीं है बेसिकली इंडिया में। ठीक है, बट हाँ दे आर प्रोटेक्टेड अंडर डिफरेंट लॉज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट्स एक्ट 2001। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के तहत इसे कहीं ना कहीं गवर्न किया जाता है। ठीक है, नॉट अंडर पेटेंट एक्ट। तो थर्ड वाला हमारा सी है, तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक, देख सकते हो आप। एज पर द पेटेंट एक्ट 1970 प्लांट एंड एनिमल इन होल or any part thereof other than microorganism but include seed varieties and species and especially biological process for production and propagation of plant and animal are invention not patentable। ठीक है, उसे वो पेटेंटेबल नहीं है बेसिकली। आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर थर्ड वाला सेकंड वाला भी हमारा इनकरेक्ट है। इन इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड क्वाजाई जुडिशियल बोर्ड वर कंस्टिट्यूटेड सितंबर 1958। बट अभी एक कोई इसका मतलब नहीं है, क्योंकि इसे एबॉलिश कर दिया गया था कब? 2021 में। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये सारा न्यूज़ में था ना, इसलिए क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है। दिस इज नो लॉ इन इंडिया दैट अलाउ फॉर पेटेंटिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, कोई भी लॉ इंडिया में नहीं है जो कि अलाउ करता है प्लांट को पेटेंट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड वाला हमारा करेक्ट था। आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, सो हमारा 2019 वाला क्वेश्चन अब खत्म होता है। अब हम 2020 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन फर्स्ट बोला कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें क्या बताना है? उनमें से करेक्ट बताना है। ठीक है, करेक्ट वन। फर्स्ट बोला जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। बोला जेनेटिक चेंजेस बेसिकली उस सेल में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो प्रोड्यूस करते हैं सेल्स एंड स्पर्म्स। ठीक है, दूसरा क्या बोला? अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। एक पर्सन का जो जीनोम होता है बेसिकली उसे एडिट किया जा सकता है बर्थ के पहले, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है वहां पे ही। ठीक है, थर्ड क्या बोला? ह्यूमन इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इन एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। बताओ इनमें से कौन सा सही है? जो फर्स्ट वाला है ना, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग्स, मतलब एग्स एंड स्पर्म, ये हमारा सही है। दिस इज राइट। बेसिकली अभी जो टेक्नोलॉजीज वगैरह चल रही है ना उसके तहत कहीं ना कहीं यह पॉसिबल है। तो फर्स्ट वाला सही है। और अगर इसे हम बोले तो इसे हम जर्मलाइन जीन एडिटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा करेक्ट है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला बोला है पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर द बर्थ एट द अर्ली
एम्ब्रियोनिक स्टेज। जी हाँ, ये भी सही है क्योंकि इसे हम बेसिकली कर सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। जो वेरियस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज है जैसे क्रिस्पर कैस 9 हो गया, आपने क्वेश्चन देखा था प्रीवियस जो स्लाइड्स थे उसमें, ठीक है, उसके तहत कहीं ना कहीं यह भी पॉसिबल है। क्रिस्पर कैस 9 ये मॉलिकुलर सीजर है ना, कैस 9 मॉलिकुलर सीजर है जिसमें जीन को एडिट किया जाता है, ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज करके कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है। थर्ड बोला है ह्यूमन इंड्यूस प्ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इन एम्ब्रियो ऑफ अ पिग, यह भी पॉसिबल है। साइंटिस्टों के द्वारा बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज किए जा रहे हैं रिसर्च पर्पजेज के लिए, जैसे डिजीज मॉडल को स्टडी करने के लिए। फिर उसके बाद जो पोटेंशियल जेनो ट्रांसप्लांटेशन है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब इसका मतलब है मतलब एक स्पीसीज के ऑर्गन को दूसरे स्पीसीज में लगाना, जैसे पिग के ऑर्गन को बेसिकली ह्यूमन में यूज करना, ठीक है, तो बेसिकली इसका, तो इसका कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल है उसको भी इससे पता लगाया जा रहा है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ह्यूमन इंड्यूस प्ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इन एम्ब्रियो ऑफ अ पिग, ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे, इन जर्मलाइन gene therapy DNA is inserted into the body cells that make egg or sperm, the reproductive cell, ठीक है, बेसिकली जर्मलाइन जीन टेक्नोलॉजी के तहत कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हो, तो फर्स्ट वाला गलत, तो सही हो गया हमारा, सेकंड वाला हमारा करेक्ट है, ऑल्दो जर्मलाइन जीन थेरेपी इज प्रोहिबिटेड इट इज conceivable to alter the genome of an एम्ब्रियोनिक जेनेटिक एडिटिंग, बेसिकली क्रिस्पर कैस 9 का यूज करके ये करा जा सकता है, तो सेकंड वाला भी हमारा सही है, थर्ड वाला भी सही है क्योंकि मैंने बताया ना कि वेरियस जो पोटेंशियल जैसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, डिजीज मॉडल है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी पॉसिबल है, ठीक है, मतलब ह्यूमन इंड्यूस जो प्ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल है उसको इंजेक्ट किया जा सकता है जो पिग्स है उसके एम्ब्रियो में, ठीक है, तो थर्ड वाला भी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इन इंडिया, न्यूमोकोकल जो कंजुगेट वैक्सीन है बेसिकली उसका इंपॉर्टेंस क्या है अगर उसको इंडिया में यूज करते हैं, बेसिकली ये बताना हमें, करेक्ट वन बताना है, ठीक है। फर्स्ट वाला बोला दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस, मतलब ये निमोनिया के अगेंस्ट तो इफेक्टिव है, उसके साथ साथ मेनिंगिटिस और जो सेप्सिस डिजीज है बेसिकली उसके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन, भाई कोई भी वैक्सीन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, कोई भी वैक्सीन अगर बनाया जाता है ना उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, किसी पे भी होगा लेकिन साइड इफेक्ट्स होगा, तो बेसिकली थर्ड वाला अगर स्टेटमेंट देखे तो हमारा गलत है, आप यहाँ से इसको काट सकते हो, फर्स्ट वाला सेकंड वाला बच्चा, ठीक है, इसमें बोला है दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव, मतलब फर्स्ट हमारा सही है, हाँ, न्यूमोनिया के अगेंस्ट भी है और मेनिंगिटिस और सेप्सिस के अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव है, ठीक है। सेकेंड वाला बोला डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड, हाँ ये भी कर किया जा सकता है अगर हम न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को लाते हैं, बेसिकली हमारा जो डिपेंडेंस है एंटीबायोटिक्स में जो इफेक्टिव नहीं है अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, तो बेसिकली सेकंड वाला हमारा सही है, तो देख सकते हैं, तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक, देख सकते हो pneumococcal vaccine, pneumococcal conjugate vaccine provide protection against pneumococcal illness, ठीक है, which are infections brought on by pneumococcus streptococcus pneumonia bacterium, बेसिकली इसके द्वारा कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं, ईयर इन्फेक्शन, सेप्सिस, सीनस इन्फेक्शन, निमोनिया एंड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन आर ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ pneumococcal infections बेसिकली, ठीक है। pneumococcal vaccines often known as pneumonia shot protects against septicemia, ठीक है, सेप्सिस जिसे बोलते हैं, ए टाइप ऑफ ब्लड पॉइजनिंग एंड मेनिंगिटिस, सेकेंड वाला हमारा करेक्ट है क्योंकि डिक्रीज करता है यह EMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट और ड्रग रेसिस्टेंट, ठीक है। थर्ड वाला इनकरेक्ट क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट्स हैं भाई, ठीक है, साइड इफेक्ट्स हैं जो कि वेरियस जैसे फीवर हो सकता है, एपेटाइट लॉस और उसके बाद फूजीनेस और हेडेक वगैरह
बेसिकली हो सकता है इससे, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी भी वैक्सीन के। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिव टू डू which of the following? Bring down electricity consumption in industrial units, create meaningful short stories and song, disease diagnosis, text to speech conversion, wireless transmission of electrical energy। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो ये फर्स्ट वाला हमारा जो है ना, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये हमारा सही है, क्योंकि जो एआई है बेसिकली उसके तहत हम वेरियस एक्टिविटीज को यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, लोड फोरकास्टिंग हो गया, ये सारी चीजें से के थ्रू कहीं ना कहीं हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको कम कर सकते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स में। ठीक है, फर्स्ट वाला तो हमारा सही होगा। सेकंड बोला क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। देखो अगर हम शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स की बात करें ना, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट थ्रू एआई, बट एक मीनिंगफुल जो शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स होता है ना, दिस इज समथिंग विच एआई कैन नॉट जनरेट। अगर देखें तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रूली मीनिंगफुल, मतलब बेसिकली है कि ह्यूमन के सेंस से मैच करना अभी एआई के उसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स, ये हमारा गलत होगा। ठीक है, थर्ड वाला बोला है डिजीज डायग्नोसिस, जी हाँ ये कर सकता है, डिजीज को डायग्नोसिस कर सकता है। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, जी हाँ अभी बहुत सारे लोग आप लोग करते भी होंगे, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन हो सकता है, तो मतलब फर्स्ट थर्ड फोर्थ हो गया। ठीक है, फिफ्थ बोला है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये गलत है। एआई इसको डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, तो इसको डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, बट अगर डायरेक्टली इसकी बात करें कि वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पॉसिबिलिटी है एआई के थ्रू, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, यह बेसिकली इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर देखें तो इसमें फिजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं ना, फिजिकल चैलेंजेस, समझ रहे हो, तो फिफ्थ वाला हमारा गलत होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ बी विल बी द राइट आंसर। देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू कैरी आउट द कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक रीजनिंग, परसेप्शन, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। significant advancement achieved in data gathering, processing and computation power बेसिकली है। तो उसके साथ साथ हेल्थ केयर में, इंटरटेनमेंट में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, एमंग अदर एक्टिविटी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है एआई। एआई हैज बीन यूज्ड इन डायग्नोसिस डिजीज, राइट सॉन्ग्स, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन दैट हैज मेड यूज ऑफ एआई सच एज सिरीवेव एआई। ठीक है, सिरीवेव एआई। For instance, Google is combining the Internet of Things artificial intelligence from its acquisition of DeepMind to cut the amount of energy used in its data centers by up to 30%। ठीक है, वेरियस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो डाटा का यूज है बेसिकली उसको रिड्यूस करना चाह रहा है, बेसिकली ये बात है। ठीक है, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विद रेफरेंस ऑफ विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अगर रिस्पेक्ट में हम देखें तो, उसके रेफरेंस में देखें तो। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रखा है आपको, इसको ध्यान से देखना है। फर्स्ट बोला है वीएलसी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ कितना कितना से 375 से 780 एनएम नैनोमीटर तक। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, वीएलसी इज यूज्ड एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन रहेगा। बोल रहा है VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ, VLC ट्रांसफर कर सकता है मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ब्लूटूथ से फास्टर। ठीक है, VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। बताओ इनमें से कौन सा सही है, हमें करेक्ट ही बताना है ना। देखो VLC यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 से 780 एनएम मतलब नैनोमीटर तक। ठीक है, देखो हाँ VLC विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को यूज करता है ना, जनरली जो फॉल करता है किसके किसके बीच में, 375 से 780 नैनोमीटर तक। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट तो सही हो गया, क्योंकि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को यूज कर सकता है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को यूज करता है और वो फॉल करता है बिटवीन द रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 375 से 780 एनएम तक। ठीक है, फर्स्ट वाला सही है। सेकेंड बोल रहा है विजुअल लाइट कम्युनिकेशन इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, ये हमारा गलत होगा,
क्योंकि यह शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन का बेसिकली यूज करता है, बेसिकली शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है, ठीक है। जो कि अगर देखें तो बेसिकली जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, जैसे विद इन अ रूम हो गया, समझ रहे हो। बेसिकली एक रूम में अगर हम ट्रांसमिशन कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है वीएलसी की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होगा, शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। थर्ड बोला है वीएलसी कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ। जी हाँ, अगर हम विजिबल लाइट कम्युनिकेशन की बात करें ना, तो यह काफी मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ब्लूटूथ से फास्ट ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो हमारा थर्ड वाला करेक्ट हो गया। फोर्थ वाला बोला वीएलसी हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। देखो, सिंस जो वीएलसी है क्या यूज करता है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, बेसिकली विजिबल लाइट को यूज करता है, तो इस वजह से हमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो विजिबल लाइट का यूज करता है, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इसमें देखने को नहीं मिलता वीएलसी में। तो फोर्थ भी हमारा सही हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ हमारा सही है, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे विजिबल लाइट कम्युनिकेशन इज अ डाटा कम्युनिकेशन वेरिएंट विच यूज विजिबल लाइट बिटवीन 400 से 800 हर्ट्ज, मतलब टेराहर्ट्ज, मतलब 375 से 780 एनएम तक, ठीक है। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या? ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक सबसेट है बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट जो था वैसे ही था, सेकेंड वाला इनकरेक्ट था, क्योंकि लाइट कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इधर डायरेक्टली और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, ठीक है। इट कैन डू सो वाइल डिम्ड। अगर लाइट डिम्ड है बेसिकली तब भी यह कर सकता है। हाउएवर लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट ऑब्स्टेकल्स सच एज वॉल्स, ठीक है। लाइट पेनिट्रेट नहीं ना कर सकता वॉल्स वगैरह को, बेसिकली यही था, ठीक है। जस्ट फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन पर्पस वीएलसी कैन नॉट यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। इसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली थर्ड, सेकंड वाला हमारा इनकरेक्ट था, थर्ड वाला करेक्ट था, क्योंकि ये फास्टर है ब्लूटूथ के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो। फोर्थ वाला सही है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हमें वीएलसीज में नहीं देखने को मिलती है। क्यों नहीं देखने को मिलती? क्योंकि इसमें विजिबल लाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा वो वाला स्टेटमेंट सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा, हमें क्या बताना है, इनमें से करेक्ट बताना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या दे रखा है? इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन वी इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल, ठीक है। सेकंड सेकंड क्या बोला? द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। जितने भी डाटा होंगे बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में ही होंगे, बेसिकली ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनी बॉडी परमिशन। Applications that depend on basic feature of blockchain can be developed without anybody permission। मतलब जो बेसिक फीचर है ब्लॉकचेन का, उसके बेस्ड अगर उस पे बेस्ड अगर कोई हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं बेसिकली, उसमें हमें किसी का परमिशन नहीं लेना होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसका बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट बोला इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन वी इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर्स कंट्रोल। फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेजर है, ठीक है। क्या है? डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेजर है बेसिकली, जहां पे अगर देखे तो कोई भी जो रिकॉर्ड्स है उसको व्यू कर सकता है, उसको देख सकता है, बट नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल द इंटायर सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा सही है। सेकंड बोला द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। देखो भाई, वेरियस अदर एप्लीकेशंस में भी हमें इसका यूज होते हुए दिखता है, जैसे हो गया सप्लाई चेन ट्रैकिंग में, हो गया सिक्योर वोटिंग सिस्टम में, हो गया। इस सब चीजों में कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन का हमें यूज होता हुआ दिखने वाला हमारा गलत है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बस यूज नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड गलत है। थर्ड बोल रहा है एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन, देखो यार ये इसका बेसिक फीचर है, ठीक है। वन ऑफ द की फीचर है बेसिकली ब्लॉकचेन का, यू आर डिसेंट्रलाइज्ड है। जब डिसेंट्रलाइज है तो डेवलपर कोई भी अगर एप्लीकेशन को क्रिएट करता है तो बेसिकली उसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी परमिशन की किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की, ठीक है। तो थर्ड वाला हमारा सही है। तो देखें तो इसके अकॉर्डिंग डी विल बी द राइट आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट है। ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑफन टाइम पब्लिक डिजिटल लेजर कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड कॉल ब्लॉक्स
that is used to record transaction across many computer so that any involved block cannot be altered retroactively without alteration of all subsequent blocks। ठीक है, बेसिकली कोई भी एक ब्लॉक को उसको कहीं ना कहीं चेंज नहीं किया जा सकता, उसे अल्टर नहीं किया जा सकता है विदाउट जितने भी सब्सिक्वेंट ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट था, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, हेल्थ केयर में अभी यूज करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज कर, सप्लाई चेन में यूज करते हैं, वोटिंग फॉर कैंडिडेट्स इसके लिए भी यूज किया जा सकता है, मतलब वोटिंग सिस्टम में भी कहीं ना कहीं इसको यूज किया जा सकता है। थर्ड हमारा करेक्ट है क्योंकि इसमें परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेसिकली। ठीक है, दिस इज द मेन फीचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, कार्बन नैनोट्यूब के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा, हमें बताना क्या है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट क्या बोला, दे कैन यूज एज अ कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजेंस इन ह्यूमन बॉडी। कार्बन नैनोट्यूब्स का यूज करके हम ड्रग डिलीवरी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या बोला, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज में बेसिकली इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है उससे। ठीक है, जो इंजर्ड पार्ट है ह्यूमन बॉडीज का वहां पे। ठीक है, थर्ड क्या बोला, दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर। बायोकेमिकल सेंसर में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, फोर्थ क्या बोला, कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल। कार्बन नैनोट्यूब बायोडिग्रेडेबल है, तो फोर्थ वाला तो हमारा सही हो गया। थर्ड बोला, दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर। हाँ, बायोकेमिकल सेंसर में इसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, ड्यू टू देयर हाई सरफेस एरिया एंड कंडक्टिविटी की वजह से हम बायोकेमिकल सेंसर में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला करेक्ट है। सेकंड बोला, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज। देखो बेसिकली ये गलत है, क्योंकि आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज में इसका यूज नहीं किया जाता। देखो अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो इस यह होता हुआ नहीं दिख रहा, बट हाँ फ्यूचर में इसकी बेसिकली संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज को भी बताया जा सकता है कार्बन नैनो ट्यूब से। ठीक है, तो बस प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो, और यूपीएससी के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेटमेंट गलत था, तो यह गलत होगा। फर्स्ट हमारा सही है, दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग एंटीजेंस इन ह्यूमन बॉडीज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है, क्योंकि ड्रग डिलीवरी कर सकता है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकता है। दूसरा इनकरेक्ट है, कार्बन नैनोट्यूब्स कैन नॉट बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एज दे आर प्रोमिसिंग ड्रग डिलीवरी प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्रोमिसिंग ड्रग डिलीवरी प्लेटफॉर्म माना जाता है, बट फिर भी बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें पॉसिबल हैं फ्यूचर में। थर्ड हमारा करेक्ट था, नासा हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड a miniaturized electronic technology with extremely high sensitivity and simplified sample preparation for in vitro specific biomarker signature, which is based on incorporating embedded vertically aligned carbon nanotubes। बेसिकली कार्बन नैनोट्यूब्स को बायोकेमिकल सेंसर में यूज किया जा सकता है। इसके तहत आप देख सकते हो multiple types of microbes including bacteria fungi have the ability to degrade carbon nanotubes, that's why कार्बन नैनोट्यूब्स और बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, कंसीडर फॉलोइंग एक्टिविटीज, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर ऑफ एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो होता है बेसिकली उसके क्रेटर को इंस्पेक्ट करना। ठीक है, कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम स्प्राउटिंग वेल फॉर डीएनए एनालिसिस। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द above activities can be successfully carried out by using drones। मतलब इसमें से कौन सा ड्रोन के हेल्प से किया जा सकता है, बताओ। स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन द फील्ड, ऑन क्रॉप फील्ड, जी हाँ, हमें हाईली कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल पे ये देखने को मिल रहा है। इंस्पेक्टिंग द क्रिएटर ऑफ एक्टिव वोल्केनो, क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ओब्वियसली कर सकते हैं। आप देखते भी होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसे बनाते हैं वीडियोस वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आपको थर्ड वाले में कंफ्यूजन हो सकता है, कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम स्पाउटिंग वेल फॉर डीएनए एनालिसिस। बताओ ये सही होगा कि गलत होगा, ये भी हमारा सही होगा। अगर ड्रोन को कहीं ना कहीं जो वेल्स हैं बेसिकली उसके ओवर फ्लाई किया जा रहा है, मतलब उसके ऊपर से फ्लाई किया जा रहा है, और जो सैंपल्स है उसके ब्रीथ का उसको कलेक्ट किया जा रहा है, तो इससे भी ये पॉसिबल है। ठीक है, ड्रोन को बेसिकली व्हील्स के ऊपर फ्लाई करके किया जा सकता है, तो डी विल बी द राइट आंसर। इसमें समझाना क्या है, बेसिकली आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है,
जो डिफरेंसेस बेसिकली प्लांट एंड एनिमल सेल का, उसे हमें बताना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट बोला प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल डू नॉट। ठीक है, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू। बोला प्लांट सेल बेसिकली प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में होते हैं। ठीक। थर्ड बोला मेच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल while an animal cell has many small vacuoles। बताओ कौन सा इसमें से सही है। फर्स्ट वाला हमारा सही है। फर्स्ट सही है क्योंकि प्लांट सेल में हमें सेलुलोज सेल वॉल देखने को मिलता है, वहीं एनिमल सेल में हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, प्लांट सेल में हमें सेलुलोज सेल वॉल देखने को मिलता है एंड एनिमल सेल में हमें नहीं देखने को मिलता है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो हमें यहाँ पे रिजिड सेलुलोज सेल वॉल देखने को मिलता है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और एनिमल सेल में बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल में बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, सेलुलोज सेल वॉल में नहीं देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो एक गलत है, अनलाइक एनिमल सेल डू है, क्योंकि दोनों में हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों में हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। बस ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में देखने को मिलता है। जो प्राइमरी डिफरेंसेस है इसमें बेसिकली कि प्लांट सेल हैव एन एडिशनल आउटर सेलुलोज सेल वॉल। ठीक है, अगर देखें तो दोनों में हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। थर्ड बोल रहा है मेच्योर प्लांट सेल हैव वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल्स द एनिमल सेल हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। जी हाँ, थर्ड वाला हमारा सही है। ठीक है, वन लार्ज वैक्यूल हमें मेच्योर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं और एनिमल सेल में हमें वेरियस वैक्यूल्स को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी विल बी द राइट आंसर। देख सकते हो आप यहाँ। फर्स्ट वाला तो हमारा करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि बोथ प्लांट एंड एनिमल कंटेन यूकैरियोटिक सेल्स due to this their cell structure are quite similar। यूकैरियोटिक सेल को कहीं ना कहीं वो कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से अगर उसके सेल का स्ट्रक्चर देखें तो काफी ज्यादा उसमें सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, काइटोप्लाज्मा, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इन जनरल मेक अप द ईच यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ये बेसिकली इसको बनाता है। आप वेरियस इसमें जो है आप देख सकते हो इसको। थर्ड वाला हमारा करेक्ट ही था। ठीक है, क्योंकि लार्ज सेंटर वैक्यूल कैन बी फाउंड इन प्लांट सेल सिमिलर टू सेवरल अदर यूकैरियोटिक्स। Plant cell have bigger structural called vacuoles। ठीक है, animal cell which are much smaller than plant cell may contain numerous tiny vacuoles। स्मॉल सेल जो एनिमल सेल्स होते हैं बेसिकली उसमें हमें वेरियस vacuoles देखने को मिलते हैं बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ recent advancement in human reproductive technology pro-nuclear transfer is used for। pro-nuclear transfer किसके लिए यूज किया जाता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो by donor sperm, genetic modification of sperm producing cell, development of sperm cell into functional embryos, prevention of mitochondrial disease in offspring। बताओ कौन सा सही है? इसमें हमारा डी सही होगा। ठीक है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर बेसिकली जो माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर। ठीक है, सोल्यूशन नहीं दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें क्या बताना, करेक्ट बताना है। फर्स्ट बोल रहा है सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप नॉट फॉर सबमर्जिबल पंप्स। सोलर पावर यूज किया जा सकता है जो रनिंग सरफेस पंप्स है, बट जो सबमर्जिबल पंप्स है उसमें यूज नहीं किया जा सकता। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स नॉट द वन विथ पिस्टन। क्यों ऐसा होगा? फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि हमें दोनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एज वेल एज सबमर्जिबल पंप्स। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा गलत है। सेकंड बोला सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स नॉट वन विद पिस्टन, ये भी गलत है। तो डी विल बी द राइट आंसर, दोनों भी यूज हो सकता है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि इसे हम सबमर्जिबल पंप्स में भी यूज कर सकते हैं, सरफेस पंप्स में भी यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट पंप्स में भी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट पंप्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 4 मेन कैटेगरीज ऑफ सोलर वाटर पंप्स ये हैं। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल एंड पिस्टन पंप्स हैं दोनों को कहीं ना कहीं इसके थ्रू कहीं ना कहीं ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, दोनों को ड्राइव किया जा सकता है। तो सेकंड वाला इसलिए हमारा इनकरेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है,
विथ रेफरेंस टू करंट ट्रेंड इन कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो करंट ट्रेंड है बेसिकली शुगर केन के कल्टीवेशन में, उससे हमें बताना है, स्टेटमेंट दे रखा है उसमें से हमें करेक्ट वन बताना है, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है सबस्टेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड चिप सेटिंग आर रेज्ड इन नर्सरीज एंड ट्रांसप्लांटेड इन द मेन फील्ड। बर्ड चिप सेटिंग क्या होता है बेसिकली? अरे ऐसे देखो, शुगर केन ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे जो पार्ट में काट काट के इसको करते हैं, बर्ड चिप सेटिंग बेसिकली इसको। दूसरा बोला व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग इज सीड इज डन जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर व्हेन सिंगल बेड सेट्स आर कंपेयर टू सेट्स विथ मेनी बटेड। थर्ड क्या बोला है इफ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन सीड आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बर्ड seeds have better survival as compared to large set. Sugarcane can be cultivated using setting prepared from tissues culture। बताओ इनमें से कौन सा सही है? देखो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा सही है इसमें, ठीक है। फर्स्ट वाला सही है क्योंकि सब इसलिए सेविंग इज इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बर्ड चिप सेटिंग आर रेज्ड। इसको दूसरी जगह रेज करना, फिर उसके बाद मेन फील्ड में इसको इम्प्लांट करना, ठीक है। बेसिकली ये था फर्स्ट। सेकंड इनकरेक्ट क्योंकि जो मल्टी बर्डेड सेट्स होते हैं ना, वो ज्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज हमें देते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल बेडेड सेट्स होते हैं। थर्ड वाला इनकरेक्ट हो गया क्योंकि बैड वेदर में अगर देखें तो सिंगल जो बेडेड सीट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं, ठीक है। वेयर एज जो जो लार्ज सेट्स होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। सिंगल बेडेड जो सीट्स होते हैं वह उनकी सर्वाइवल रेट काफी कम होती है अगर देखें तो बैड वेदर में। और चौथा हमारा सही है शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यूज कल्चर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सी विल बी द राइट आंसर। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। वेरियस जो कल्टीवेशन है शुगर केन का इंडिया में उसके तहत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है क्योंकि आफ्टर 4 to 5 वीक्स हेल्थी सेटलिंग वर ट्रांसप्लांटेड ऑन ए वेल प्रिपेयर्ड फील्ड विद अ रो स्पेसिंग ऑफ 90 सेंटीमीटर एंड ए गैप ऑफ 30 सेंटीमीटर बिटवीन ईच स्टैंडिंग। मतलब 30 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए इसमें, ठीक है। सेकेंड वाला हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, मतलब जो सिंगल बेडेड वो होता है, ठीक है। थर्ड वाला हमारा इनकरेक्ट है व्हेन सीड आर सोन डायरेक्टली इन द ग्राउंड ड्यूरिंग सिवियर वेदर सर्कमस्टेंस ह्यूज सेट ऑफ सीड डू बेटर देन सिंगल बर्डेड सीड्स इन द टर्म ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। तो बेसिकली थर्ड वाला हमारा इनकरेक्ट था, फोर्थ वाला सही है, टिश्यूज कल्चर से उसको कहीं ना कहीं प्रिपेयर किया जा सकता है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा 2020 का क्वेश्चन खत्म। अब हम 2021, 22, 23 को नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है, जो साइंस एंड टेक का हमारा पीवाईक्यूज का सीरीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।